हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली 7वां लेक्चर मैं लेकर के आया हूँ। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर शायद से 16 को रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मेरे को रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला था। उसकी वजह ये है यार कि मेरा एक्चुअली ना कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा 18 मई को नहीं, सॉरी 17 मई को मेरा ना एमटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। एंड सिमिलरली कल मेरा एमबीए का एग्ज़ाम था। बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट थे। तो मैं अभी ये जो लास्ट के ये जो 1-2 दिन थे मैं उसी में बिज़ी था। अब हालांकि वीडियो बनाने में तो हार्डली आधा 1 घंटा ही लगता है, बट मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एग्ज़ाम पहले ख़त्म कर लो, दे लो अच्छी तरह से कम एक स्ट्रेस से तो फ्री हो जाऊंगा। फिर एग्ज़ाम अच्छा गया और उसमें क्वेश्चंस भी कुछ कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। मतलब बचपन की चीज़ें जो दिमाग से नहीं थी, लाइक एल्पेनलीबे कौन सी कंपनी बनाती है। अब मैं पार्ले और नेस्ले में कंफ्यूज हो गया था कि यार कौन बनाता है। इसी तरह के जीके बेस्ड क्वेश्चन थे। खैर, वो तो एमबीए का एग्ज़ाम था। एमटेक का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया। जो तुम लोगों के डिलीटेड चैप्टर है ना, सॉलिड स्टेट हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, उसी से क्वेश्चन थे, बट थोड़े हाई लेवल में थे। बट वही है कि अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से आता है तो तुम आंसर कर सकते हो। मैम, किसी का को मैसेज वैसेज आ रहा है क्या? दिखाना। लो, कौन मुझ करीब को याद कर रहा है? कहाँ कोई मैसेज आया? है, मुझे लगा कि शायद मुझे कोई मैसेज कर रहा है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन टर्म, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं आज कितना बड़ा लेक्चर मैं बना पाता हूँ। और हाँ, ये ऐसा नहीं कि ये लेक्चर से डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे बीच बीच में। ये बस बेसिकली मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, मेरे मूड के ऊपर है, काइंड ऑफ कह सकते हो। बट हाँ, इतना मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों का ये जो सिलेबस है वो अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर मान लो मैंने हर रोज़ वीडियो बनाना चालू किया ना, तो तुम्हारा बहुत आराम से नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो आओ हम लोग पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन टर्म्स सबसे पहली चीज़ ये होता क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली तुम्हारे 12th क्लास में एक चैप्टर है सॉल्यूशन नाम का। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, कि उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उसको जब आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर वे में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वही चीज़ आपकी कंसंट्रेशन टर्म कहलाती है। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन कर दूं तो ये हो जाएगा, इट इज़ used to define or express the amount of solute in a particular amount of solvent। कि किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, उसको जब आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे तो वही चीज़ आपका कंसंट्रेशन टर्म कहलाती है। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया। ठीक है, इसको मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ठीक है, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ठीक है, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी। ठीक है, उसी तरह से मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन। इनके अलावा लेट अस से नॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी। इसके बाद फॉर्मेलिटी, ये भी आपका एक कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम स्ट्रेंथ,
वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, ये H2O2 के लिए बेसिकली होता है, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज फ्री ओलियम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम लोग ppm बोलते हैं, पार्ट्स पर बिलियन ppb बोला जाता है। इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली अगर लेटर से मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हारा ये है, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये सारे के सारे, इस वाले को छोड़ के ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है ये नहीं आता नीट में, ठीक है। इसके अलावा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्टली तो नहीं बट ये इनडायरेक्टली है, ठीक है, ये भी आपका नीट में होता है बट इनडायरेक्टली। अब जेई में कौन कौन सा होगा, जेई में देख लो यार, जेई की अगर मैं बात करूँ ना तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो तुम्हारा होगा ही नीट प्लस जेई, ये तो है ही तुम्हारा जेई के लिए, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी जेई के लिए। इसके अलावा जेई में ये 3 चीज़ें भी आती हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2, परसेंटेज फ्री ओलियम और पार्ट्स पर मिलियन, ये भी आपको जेई में बहुत पूछता है। अब सवाल उठता है कि क्या नीट में परसेंटेज फ्री ओलियम से या वॉल्यूम स्ट्रेंथ से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है क्या? तो देखो यार, ये ना अगर लेटर से तुम लोग किसी भी कोचिंग का AITS अगर दोगे या कोई किसी भी कोचिंग का माइलस्टोन टेस्ट दोगे तो उसमें माइट भी पॉसिबल तुम लोगों से वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछ दे या परसेंटेज फ्री ओलियम या फिर ppm पे क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन नीट में एक्सक्लूसिव जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है जो NTA कंडक्ट करता है उसमें इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ होता है, फॉर्मेलिटी कभी कभी जेई वालों से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये भी चीज़ तुम्हारी कभी कभी ही रहती है, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग नीट वाले जितने टॉपिक है उसको तो हम लोग एक्सक्लूसिवली करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ मुझे बताना है और परसेंटेज फ्री ओलियम क्या होता है मुझे वो भी बताना है, ठीक है। तो ये देख लो, माइट बी पॉसिबल कि मैं परसेंटेज फ्री ओलियम के लिए ना एक अलग से तुम लोगों को क्या बोलते एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं बेसिकली ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ना हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि ये जो 2 टॉपिक हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा नॉर्मेलिटी, ठीक है, और एक हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इन 2 टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये ना एक चैप्टर हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पर इन दोनों को कवर किया जाएगा। हम लोग मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें लोग नॉर्मेलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में नहीं करने वाले, लेकिन हाँ जैसे ही तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग अगला चैप्टर जो उठाने वाले वो रिडॉक्स है, और रिडॉक्स में नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। परसेंटेज फ्री ओलियम ये मैं इसी लेक्चर में ही बेसिकली बताऊँगा आप लोगों को, और ppm भी थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे। इसका मतलब हम लोग को नीट वाला सारा कवर करना है, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारा परसेंटेज फ्री ओलियम है ppm है वो हम लोग कवर करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी को हम लोग नहीं कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, सबको 1 बाय 1 इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हाँ भाई कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। एंड हाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ना, ये सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये जेई में भी नहीं पूछता है, तो इसके लिए परेशान मत होना। तो चलो सबको एक एक करके हम लोग डिफ़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, सबसे पहला वो है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये नोटेशन हम लोग रखेंगे कि ए जो है, ए हमारा हमेशा सॉल्यूट होगा, ये मान लेते हैं, और बी जो है, बी हमारा हमेशा सॉल्वेंट होगा। ए स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, बी स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। हो सकता है तुम्हें किसी बुक में ए को सॉल्वेंट बोल दे, बी को सॉल्यूट बोल दे, या 1 से सॉल्यूट रिप्रेजेंट करे, 2 से सॉल्वेंट, मतलब अलग अलग बुक में ना अलग अलग कन्वेंशन है, बट हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे कि वेट बाय वेट मतलब ए जो है वो सॉल्यूट है, बी हमारा सॉल्वेंट है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वेट बाय वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा तो वेट बाय वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो हमारा ये होता है कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमने ऐड किया है, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
dissolved in 100 gram solvent, sorry 100 gram solution, 100 gram solution, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में तुमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं इज़ नोन एज वेट बाय वेट परसेंटेज। ध्यान रखना, वेट बाय वेट परसेंटेज बोलो या मास बाय मास परसेंटेज बोलो, बात बराबर है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा, सपोज़ करो 15% वेट बाय वेट, 15% वेट बाय वेट मान लो मैंने लिख दिया HCl और ये एक्वस इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है वो देखो, इसका मतलब ये है कि जो वेट ऑफ HCl होगा जिस भी सॉल्यूशन में ये लेबल चिपका हुआ है, वेट ऑफ HCl कितना हो जाएगा 15 ग्राम। ठीक है, बाय डेफिनेशन के हिसाब से वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा 100 ग्राम। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें HCl तुम्हारा 15 ग्राम है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब पानी, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 माइनस 15, यानी कि ये हो जाएगा 85 ग्राम। बेसिकली ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है ये हम लोग मेडिसिन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने दवाइयों की जो कुछ जैसे जो ऑइंटमेंट होते हैं, पेन किलर होते हैं, उसमें ये टर्म आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका पेन किलर होगा, पेन किलर वैसे नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, मिथाइल सैलिसाइलेट होता है, जितना ज़्यादा मिथाइल सैलिसाइलेट होगा उतना ज़्यादा वो मेडिसिन इफ़ेक्टिव होती है। यही वजह है कि कुछ पेन किलर काफ़ी सस्ते होते हैं क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन कम होती है, और कुछ पेन किलर काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब भी आपको ऐसा 15% वेट बाय वेट ये दिखे, हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि जो लिखा हुआ है वही हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है। डेफिनेशन के हिसाब से वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो जाएगा 100 माइनस 15, यानी कि ये हो जाएगा आपको 85 ग्राम। ये आपको समझ में है? चलो, अब अगर मैं इसको, ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैथमेटिकली अगर आपको ये निकालना हो तो वेट बाय वेट परसेंटेज जो होगा ये बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ए हमारा सॉल्यूट है तो इसलिए मैं WA मैंने लिखा। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का जो भी वेट है प्लस सॉल्वेंट का जो भी वेट है मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। ये आई होप क्लियर होगा। तो ये आपको वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें 100 ग्राम है ना, वेट बाय वॉल्यूम में सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 100 ml हो जाएगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml के सॉल्यूशन में कितना आपने सॉल्यूट ऐड किया उसको हम लोग वेट बाय वॉल्यूम बोलते हैं। ये बेसिकली जो सुई होती है, सिरिंज जो हम लोग को इंजेक्शन लगते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इज़ नोन एज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर मैं इसको भी मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू WA अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेसिकली हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो आप ये देख लो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। इस पर ना आपको इंडिविजुअली कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, तो इसलिए परेशान मत होना, बट अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है और वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग कितनी है? अभी 15 ही हुई है। ठीक है, क्योंकि बड़ी वीडियो अपलोड भी नहीं होती ना जल्दी, मेरे को उसका भी ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पे। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये सॉल्यूट के लिए भी डिफ़ाइन होता है, सॉल्वेंट के लिए भी डिफ़ाइन होता है, बट जनरली हम लोग सॉल्यूट के लिए ही इसको यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ तो उसमें ये ध्यान रखनी है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल X से। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये होता क्या है? ये होता है इट इज़ द रेशो। ठीक है, ऑब्वियसली फ्रैक्शन है तो इसका मतलब रेशो होगा। किसका रेशो होगा? मोल का। अब मोल का क्या मतलब सॉल्यूट का कितना मोल है और सॉल्वेंट का कितना मोल है, उसमें हम लोग कंपेयर जो करते हैं वही बेसिकली मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये हो जाएगा इट इज़ द रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का कितना मोल है उससे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, लेटर से ए के कॉम्बिनेशन से, ये ए है, ऑब्वियसली इसमें ए के मोल्स होंगे, और मान लो एक और मैंने लिया और इसमें जो है वो हमारे बी के मोल्स होंगे, और मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब जो मैंने यहाँ पे मिक्स किया तो इसमें ऑब्वियसली ए भी है और बी भी है, और ये बेसिकली हमारा बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मान लो मेरे को अगर मोल फ्रैक्शन अगर निकालना पड़े, सपोज़ करो ए का, ए मतलब सॉल्यूट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि इसमें हम लोग सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, तो ए का निकालते हैं। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये एक रेशो है। रेशो का मतलब ऑब्वियसली हम लोग इसको डिवाइड देंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट हम लोग किसका निकाल रहे हैं? ए का, तो मैंने ए का मोल्स लिया टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें ए और बी है ना, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा फॉर्मूला हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का। अगर मान लो मुझे लेटस से बी का निकालना पड़े, तो अब हमारा कंपोनेंट क्या हो गया है? बी हो गया है, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ, रेशो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो बी हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आया? ठीक है, अब इसमें अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, सपोज़ करो आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा XA प्लस XB। XA किसके बराबर है? XA बराबर है हमारा Na अपॉन Na प्लस NB। उसी तरह से XB किसके बराबर है? NB अपॉन Na प्लस NB। अब आप देख सकते हो कि जनरेटर तो सेम है ना, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? XA प्लस XB। ठीक है, डायमीटर सेम है तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया Na प्लस NB, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है? सेम, तो एक पूरा कट के 1 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला मेरे को मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा कि XA और XB
ये हमेशा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो आपको अल्टीमेटली इस रिलेशन को ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आई होप सब समझ में आ गया होगा। और हाँ, ध्यान रखना, ये तो मैंने 2 के लिए लिया, मान लो अगर 3 के लिए होता, ठीक है, मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें 3 कंपोनेंट है, तो उस टाइम पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NC, अगर 3 होता। उसी तरह से XB किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। उसी तरह से XC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। और यहाँ पर अगर आप इन सब को ऐड करते XA XB XC, तो ये सब कुछ ओवरऑल 1 के बराबर आता। तो ये आपको ध्यान रखना है। हेलो, एक काम करते हैं, मोल फ्रैक्शन वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम पे डायरेक्ट तो न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, बट मोल फ्रैक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो लेट अस से, मान लो मुझे क्वेश्चन कह रहा है, सपोज करो, मान लो मुझे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of CO2 in the solution, ठीक है, made by mixing 22 ग्राम CO2, ठीक है, 36 ग्राम वाटर एंड लेट अस से 51 ग्राम अमोनिया। ये है, मैंने 3 वाला लिया है। तो ऑब्वियसली इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये बराबर होगा मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ अमोनिया। टोटल को हम लोगों ने ये नीचे कर दिया, ये होगा। अब एक काम करो, इंडिविजुअली सबके मोल्स निकाल लो। तो अगर मैं इंडिविजुअली सबके मोल्स निकालता हूँ तो मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 22, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। उसी तरह से मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट वाटर का कितना है 36, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18, तो ये कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से अमोनिया की अगर मैं बात करूँ तो अमोनिया का गिवन वेट कितना है 51, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो जब आप इसमें सारी वैल्यू को पुट करोगे तो मोल फ्रैक्शन CO2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 5.5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये 1/11 आएगा होपफुली। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आप चाहो तो ये 1/11 को भी फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, बट मैं इसको यहीं पर ही छोड़ दे रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन किस हिसाब से दे रखा है। अगर उसने डेसिमल में सॉल्व किया तो हम लोग इसको डेसिमल में सॉल्व करेंगे, नहीं दे रखा है तो इसको हम लोग एज इट इज़ बस छोड़ देंगे। यहाँ तक सारा समझ में आया। अगला देखो, अगला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे मूव करते जो कि हमारा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को समझाने से पहले ऑब्वियसली ये सारा पार्ट मेरे को रब करना पड़ेगा, और इधर भी रब कर देते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी की अगर बात की जाए तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब मान लो तुमने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन का मान लो वॉल्यूम जो है 1 लीटर है। तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में तुमने सॉल्यूट के कितने मोल्स डाले हैं, ध्यान सुनना। 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, वही चीज़ मोलैरिटी कहलाती है। मतलब इट इज़ डिफाइंड एज
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में तुमने कितने मोल्स को डिज़ोल्व किया, वही मोलैरिटी कहलाएगा। तो अगर मैं इसको मोलैरिटी को मैथमेटिकली लिखूं तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में तुमने कितना मोल्स डिज़ोल्व किया, वही आपका मोलैरिटी होता है। अब अगर आप इस वॉल्यूम लीटर को मिलीलीटर में अगर आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, लीटर को अगर आपको ml में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब इसको 1000 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 1000। तो आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना, ये अल्टीमेटली वॉल्यूम इन लीटर ही बेसिकली आएगा। ठीक है भाई, वॉल्यूम इन ml है, इसको 1000 से डिवाइड दोगे तभी तो ये वॉल्यूम इन लीटर आएगा। तो ये हमारा बेसिकली वो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी को निकालने का। ठीक है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ हाईलाइट कि हाँ भाई ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन कह रहा है, सपोज करो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ SO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, prepare a 500 ml solution, ठीक है, having let us say 4 molar concentration। ठीक है, कि 500 ml सॉल्यूशन है, उसका मोलैरिटी कितना है 4, तो कितना मेरे को SO3 उसमें डिज़ोल्व करना है। तो सिंपल है, इसमें आप बेसिकली मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Na × 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलैरिटी कितनी है 4, Na को मैंने Na रहने दिया 1000 और वॉल्यूम कितना है तुम्हारा 500। तो ये और ये तुम्हारा कैंसिल, ये और ये भी तुम्हारा कैंसिल। यहाँ पे Na कितना आ जाएगा, Na हो जाएगा 2। अब मेरे को तो अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट मतलब वेट निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2। किसका निकालना है, SO3 का ना। तो SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट 80 आएगा। निकाल के देख लेना, 48, 32, 38 होता है। तो यहाँ पे गिवन वेट कितना हो जाएगा, ये हो गया 160 ग्राम, कि आपको 500 ml में 160 ग्राम SO3 डिज़ोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका कंसंट्रेशन कितना होगा 4 मोल। ये समझ में है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि IIT के लेवल का। ये बेसिकली नॉर्मल लेवल था, मैं एक IIT के लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि, मैं को मार्जिन खींच देता हूँ, मान लो मुझे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि डिज़ोल्विंग लेट अस से डिज़ोल्विंग 120 ग्राम यूरिया, ठीक है, इन 1000 ग्राम वाटर, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ solution of density 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, फाइंड इट्स मोलैरिटी। नीट वालों को भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बट बहुत कम चांस है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले क्या बोलते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी होता है तुम्हारा Na × 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो वॉल्यूम इन मिलीलीटर है ना, वॉल्यूम इन मिलीलीटर का मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, अब Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, यूरिया
120 ग्राम। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 60 होता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसके लिए परेशान मत होना। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कि यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, और अगर बाय चांस नहीं हो तो तुम लोग जेई के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए। ये भी आगे चल के जैसे जैसे हम लोग और केमिस्ट्री में लोग पढ़ते जाएंगे ये चीज़ जो है ये आती जाएगी कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ कि यूरिया असल में ये चीज़ होती है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसी का मॉलिक्यूलर वेट 60 के बराबर आएगा। तो हम लोग को बेसिकली मोलैरिटी निकालनी है, तो मुझे Na पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब Na तो तुम लोग निकाल लोगे, Na क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा हमारा, Na जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120/60 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना हो गया, Na हो गया 2। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को पहले वेट पता होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दे नहीं रखा है। ठीक है, तो पहले मेरे को वेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो वॉल्यूम नहीं दे रखा है, लेकिन एक डेंसिटी का कुछ दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दे रखा है। अब डेंसिटी कितनी है 1.2, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट किसके बराबर होगा, सॉल्यूट कितना है प्लस सॉल्वेंट कितना है, एंड ऑब्वियसली ये वॉल्यूम इन मिलीलीटर मेरे को निकालना है। तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना हो जाएगा, देखो सॉल्यूट तुम्हें कितना दे रखा है 120, सॉल्वेंट कितना है तुम्हारे पास 1000 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.2। तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 1120। ठीक है, 1120 अपॉन 1.2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा 1120 डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये आपको वॉल्यूम आ जाएगा 933.33 मिलीलीटर। तो अब आप देखो, आपको Na पता चल चुका है, वॉल्यूम पता चल चुका है, तो हम लोग अल्टीमेटली हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे, हम लोग अल्टीमेटली लिखेंगे मोलैरिटी। हम लोग अल्टीमेटली लिखेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू Na इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो Na कितना आया, Na आपको 2 आया, तो 2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना है 933.33। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 933.33। तो ये आपको हो जाएगा 2.14 मोलर। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जो आपके आईआईटी के एग्ज़ाम में बेसिकली आ सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है हमारा मोलैलिटी। उसी की तरह होता है ये। तो मोलैलिटी क्या होती है, पहले तो यार इसको रब करो। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैलिटी। ठीक है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता क्या है, ये होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अभी तक जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे सब में सॉल्यूशन आ रहा था, लेकिन मोलैलिटी इकलौता तुम्हारा एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
हालांकि पीपीएम में भी सॉल्वेंट आता है, बट उसमें लोग जनरलाइज कर देते हैं क्योंकि वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ये आपको हो जाएगा स्मॉल m इज़ इक्वल टू Na अपॉन WB, ये किस में, kg में। तो जब आप इसको इसी kg को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Na अपॉन WB इन ग्राम इंटू 1000। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? ये फॉर्मूला है आपको मोलैलिटी के लिए। तो इसको आप लोग एक काम करो, इसको आप लोग हाईलाइट कर लो कि हाँ भाई ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन सिंपल सा रहता है। अब ध्यान रखना, ठीक है। एक कंसंट्रेशन टर्म है, मैं उसको भी पहले बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक और कंसंट्रेशन टर्म है ppm। ppm किसके लिए होता है? इट इज़ डिफाइंड फॉर extremely dilute solution, extremely dilute solution and generally इसको किस में यूज़ किया जाता है? generally used to check the pollution लेवल इन वाटर में पॉल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देख लो। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली जो हम लोग निकालते हैं ppm, ये होता है, ये आपको होता है कि कितना आपका सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय। अब देखो हम लोग ऐसे तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इसमें ना लिख करके सॉल्वेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ है ये वैलिड किसके लिए है? एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हमारा एक्सट्रीमली डाइल्यूट होगा तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं ना तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको जनरलाइज कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। ये ध्यान रखना कि वेट ऑफ सॉल्यूट किस में हो? ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी किस में हो? ग्राम में। इंटू 10 टू द पावर 6 ये बेसिकली होगा। और ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। जस्ट अ मोमेंट, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस पर्टिकुलर फार्मूले को भी। तो आपको अल्टीमेटली ये 6 फार्मूले ध्यान रखने हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सारे फार्मूलेज़ को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर इसको अगर मैं सारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उनकी अगर मैं लिस्ट दे दूँ तो आपको ये सारे फॉर्मूले बेसिकली अल्टीमेटली पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? एक हम लोगों ने पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका फार्मूला क्या होता है? WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि होगा WA अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 100। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा XA, ये किसके बराबर होगा? Na अपॉन Na प्लस NB। इसी में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि XA प्लस XB ये हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। चौथा जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा वो मोलैरिटी का, जो कि होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। पांचवा हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा वो है स्मॉल m का, जो कि है तुम्हारा Na इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WB इन ग्राम। और छठा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ppm का, जो कि है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी ग्राम में।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो जिसमें जिसमें भी वॉल्यूम आता है वो सारे टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इन कंसंट्रेशन टर्म्स में, अमंग दीज कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड मोलैरिटी आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मतलब ये सब टेम्परेचर से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ppm हो गया, मोलैलिटी हो गया, वेट बाय वेट हो गया, ये सब टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं करता। हाँ, अगर मैं नॉर्मेलिटी भी बोलता तो नॉर्मेलिटी भी हमारे टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाता है। बेसिकली हर वो कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाए वो सारे के सारे टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको ये सारा क्लियर होगा। तो ये आज हम लोगों ने क्या बोलते हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म पूरा किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं इनके सारे इंटर रिलेशनशिप बताऊंगा, और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है। मेन आपको वो आना चाहिए, और उसको सीखने के लिए ये कंसंट्रेशन टर्म अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे अब।